सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी तो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सूत्री विभाजन अवस्था एम फेज। तो चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है जिसमें कोशिका के सभी घटकों का बृहद पुनर्गठन होता है। जनक व संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसे सम विभाजन कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। सूत्री विभाजन को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है: पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्रोफेज पूर्वावस्था। अंतरावस्था की एस व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था सूत्री विभाजन का पहला पड़ाव है। एस व G2 अवस्था में डीएनए के नए सूत्र बन तो जाते हैं लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते। गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ ही पूर्वावस्था की पहचान है। गुणसूत्रीय संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्रीय द्रव स्पष्ट होने लगते हैं। तारा केंद्र, जिसका अंतरावस्था की एस प्रावस्था के दौरान ही द्विगुणन हुआ था, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देता है। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनकी निम्न विशेषताएं हैं। इसे हम पॉइंट वाइज याद करेंगे तो ये हमें जल्दी याद हो जाएगा और देर तक याद रहेगा। गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, समसूत्री तर्कु सूक्ष्म नलिकाओं के जमावड़े की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कोशिका जीव द्रव्य के ये 2 प्रोटीन युक्त घटक इस प्रक्रिया में सहायता करते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो इसमें गोल्जिकाए, अंतर्द्रव्यीय जालिका, केंद्रिका और केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता है। मध्यावस्था सेकेंड फेज, जिसमें हम देखेंगे कि केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका के कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था तक गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है। मध्यावस्था गुणसूत्र 2 संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे हम काइनेटोकोर कहते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने हुए तर्कु तंतु के जुड़ने का स्थानीय संरचनाएं काइनेटोकोर हैं जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्र से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। वही इसका संतति अर्ध गुणसूत्र तर्कु तंतु द्वारा अपने काइनेटोकोर से विपरीत ध्रुव से जुड़ जाता है। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे हम मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला पॉइंट, तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। दूसरा, गुणसूत्र मध्य रेखा की ओर जाकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर ध्रुवों से तर्कु तंतु से जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट फेज है इसकी पश्चावस्था। पश्चावस्था के प्रारंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतति केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। वे विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। जब प्रत्येक गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है जो गुणसूत्रों को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्र की भुजाएं पीछे आती हैं। पश्चावस्था की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, गुणसूत्र बिंदु विखंडित होते हैं और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। दूसरा, अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। नेक्स्ट फेज है इसकी अंत्यावस्था। सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र जो क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर चले गए हैं असंगनित होकर अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता है व अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इस अवस्था की मुख्य घटनाएं निम्नवत हैं। पहला, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। दूसरा, गुणसूत्र समूह के चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। तीसरा, केंद्रिका, गोल्जिकाए व अंतर्द्रव्यीय जालिका का निर्माण हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस।
सूत्रीय विभाजन के दौरान द्विगुणित गुणसूत्रों का संतति केंद्रकों में संपृथकन होता है, जिसे केंद्रक विभाजन कहते हैं, जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। प्राणी कोशिका का विभाजन जीवद्रव्य कला में एक खांच बनने से उत्पन्न होता है। खांचों के लगातार गहरा होने व अंत में केंद्र में आपस में मिलने से कोशिका का कोशिका द्रव्य दो भागों में बढ़ जाता है। यद्यपि पादप कोशिकाएं, जो अपेक्षाकृत अप्रसारणीय कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं, अतः इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है, जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं, जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया व प्लास्टिड लवक का दो संतति कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी बहुकेंद्र की कोशिका को संकोशिका कहते हैं। उदाहरणार्थ नारियल का तरल भ्रूणपोष। सूत्रीय कोशिका विभाजन का महत्व। सूत्रीय विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। सूत्रीय विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित और द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा है? इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्रीय विभाजन के कारण होती है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। सूत्रीय विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं एवं रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अर्धसूत्रीय विभाजन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।